हमारे क्लास में आप सभी को फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि धातुएं और अधातुओं के बारे में पढ़ा था। दोनों को इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाना था कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे धातु और अधातु का दोनों का भौतिक गुण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि धातुओं का रासायनिक गुण के बारे में। धातुओं का भौतिक गुण भी होता है और रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण के बारे में जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है, वो भौतिक गुण के बारे में हुआ। अच्छा, जिसको हम मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं वो रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसका धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोग फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, किस प्रकार होता है देखते हैं। धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जितने भी धातुएं होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये धातु ऑक्साइड बना रहा है। एग्जाम्पल हम धातु का लेते हैं कि सोडियम। अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। Na का मतलब होता है सोडियम और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम जो है बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर लोहा का बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं लोहा का। लोहा भी एक धातु है, तो लोहा का अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लौह ऑक्साइड बनाएगा, यह लौह ऑक्साइड का निर्माण करेगा। लोहा को हम लोग बोलते हैं Fe और ऑक्सीजन का होता है फॉर्मूला O, ठीक है। तो अगर Fe को O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Fe2O3 का निर्माण करेगा। अच्छा, अगर इसको हम लोग बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम बैलेंस करके दिखाएं कि सोडियम Na और ऑक्सीजन का, सोडियम का एक अणु यहाँ पर है, ऑक्सीजन का दो अणु, ये दोनों को साथ अभिक्रिया करके Na2O इसका निर्माण कर रहा है। तो चलिए हम इसको कुछ संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस करने का नियम ये होता है कि सबसे पहले जो कम होता है पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो ये सोडियम ऑक्सीजन का बैलेंस कर रहे हैं हम। तो O2 में यानी ऑक्सीजन का यहाँ कितना भाग है, 2 भाग है। इधर था पहले जो ब्लू पेन से जो लिखा हुआ Na2, ये पहले लिखा हुआ, ब्लैक पेन से बाद में लिखे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो Na प्लस O2 का जो है यहाँ अभिक्रिया करके Na2O का निर्माण किया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी हम लोग को ऑक्सीजन 2 करना, यानी कि दोनों तरफ बराबर करना। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए हम इसके सामने 2 से गुना करेंगे। चूँकि दोनों साथ में किया हुआ है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O में भी ऑक्सीजन के साथ भी 2 से गुना हो जाएगा और सोडियम के साथ गुना हो जाएगा। लेकिन हमको देखना है, भी शुरू में ऑक्सीजन का 2 से हुआ है, यहाँ पर 2 अणु है तो यहाँ पर भी 2 अणु लाना है। तो 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन का 2 भाग हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए सोडियम जो है, सोडियम का पहले से 2 अणु था और 2 अणु ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने के लिए गुना किए, तो यहाँ सोडियम का 2 और 2 दूना 4 अणु हो गया। लेकिन यहाँ पर सोडियम पहले से था 1, तो इधर भी सोडियम को हमको 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ इसलिए हम लोग सोडियम को यहाँ पर 4 से गुना किए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है, यहाँ पर सोडियम का 4 अणु यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 अणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए थे 2 अणु। इसको बोलते हैं संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। अब इसका बात किया जाए बी नंबर का, लोहा को और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, तो अब इसको भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं। जैसे Fe2O3, Fe को O2 से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो Fe2O3 का निर्माण किया है। तो यहाँ पे Fe कितना है, 2 अणु है, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 3 अणु। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर 3 अणु है, यहाँ पे 2 अणु है, तो इसको हम मल्टीप्लाई इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन को हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पर सबसे कम वाला पहले करेंगे, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 अणु है, तो दोनों बैलेंस कैसे होगा। बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे
6 कर देते हैं, ताकि यहाँ पर भी 6 कर देंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे बराबर होगा। 4 तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 तो होगा नहीं, तो 6 करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से गुना करते हैं, 2 से ऑक्सीजन को 2 से गुना करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 था और अभी 2 से गुना किया, तो 2 तिया 6 यानी ऑक्सीजन का 6 अणु हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, 2 अणु है। तो यहाँ पर भी हम अगर 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना 6 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 3 दूना 6 अणु हो जाएगा। अब आयरन के बात करते हैं, तो अब आयरन यहाँ पर है Fe2, जो आयरन जो है यहाँ पे 2 भाग पहले से था और यहाँ पे 2 से गुना किया, तो आयरन 2 दूना 4 अणु हो गया। और यहाँ पे आयरन 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो आयरन यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ जो समीकरण है संतुलित हो जाता है। आयरन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 2 दूना 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 है, तो यहाँ पर भी 2 तिया 6 है। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित है। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होता है ये कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकार का होता है, क्षारीय यानी क्षारक के रूप में होता है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है धातु को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। धातु को जल के साथ क्या होता है कि अगर जल को हम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो धातु को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो भी ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। जैसे कि इसको हम लोग पढ़ते हैं, धातु जल के साथ, यहाँ पर क्या होगा, धातु जल के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या फिर हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी इसका साफ रूप से लिखा हुआ है कि जितने भी धातुएं हैं जल के साथ जब प्रतिक्रिया करता है या तो फिर ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड, या फिर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बनाता है, या फिर ऑक्साइड बनाता है या फिर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखिए आगे देखते हैं। जैसे में अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, अगर एल्युमिनियम को H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये AlOH3 प्लस H2 जो है ये H2 गैस का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा या फिर ऑक्साइड का निर्माण करेगा या तो फिर हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है इसे यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकाला है, इसे सेकंड वाला का। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन गैस का मुक्त कर रहा है। अब हम लोग नोट में कुछ देखते हैं। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु है, सोडियम और जो पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन और पानी यानी ऑक्सीजन और जल दोनों के साथ जब संपर्क में आता है, जब दोनों के नज़दीक में आता है तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। इसलिए कहा गया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट में कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा करके क्यों रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन और जल यानी ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो है धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निर्माण करेगा, अम्ल जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार से कुछ अम्ल होता है, उसके साथ धातु का अभिक्रिया कराएंगे। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। धातुएं तनु अम्ल यानी तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक के बारे में बोला है। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है, लवण ये लवण होगा, लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस से मुक्त करती है। यानी कि जितने भी धातुएं हैं वो तनु अम्ल का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल में ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके साथ अभिक्रिया जब करती है तो लवण बनाती है। लवण का मतलब होता है साल्ट, ठीक है, लवण का निर्माण कराती है और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाता है। अब एग्जांपल में देखते हैं कि जो धातु जो है अगर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जैसे कि अगर सोडियम को हम HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
अगर हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। देखिए, और ये हाइड्रोजन गैस जो क्या ऊपर उड़ कर निकल जाएगा। यानी सोडियम को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HCl यानी जो है ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों एक साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा NaCl, और ये हाइड्रोजन जो बच जा रहा है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अगर इसको हम संतुलित करने के बारे में बताएं तो सोडियम है हाइड्रोक्लोरिक के साथ जब अभिक्रिया कराया है, रिएक्शन किया है, तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन निकला है। देखिए यहाँ पे जो ये जो 2 लिखा हुआ, ये हम बाद में इसको संतुलित किए हैं। इसको हम बताते हैं कैसे इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। सोडियम अल्क्लोरिन Na प्लस Cl, अगर दोनों को हम रिएक्शन कराएं तो NaCl बना है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है बच गया, वो हाइड्रोजन निकल के H2 बन गया। अब देखिए कैसे कैसे रिएक्शन किए हैं। हम बताए थे कि सबसे पहले जो कम होता है उसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस करते हैं। जिसका अणु कम होता है, जो आसान होगा, सबसे पहले हम लोग उसको करेंगे। सोडियम देखिए, तो सोडियम का अणु यहाँ पे कितना है, सोडियम को छोड़िए, यहाँ पे करते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले इधर देखिए, हाइड्रोजन सबसे कम है, इधर से चलते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ अणु कितना है, 2। हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को हमको 2 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, जहाँ पे हाइड्रोजन को हम यहाँ से 2 से गुना किए। जब 2 से गुना किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो हो गया, बट क्लोरीन भी साथ में साथ 2 हो गया। अब देखिए, एक को हमको संतुलित करना था, लेकिन दूसरा भी मतलब साथ में साथ प्रभावित हो रहा है। अब हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, अब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। जब क्लोरीन 2 हो गया तो इधर भी क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। तो क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इसको क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 था, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 से गुना किए, तो यहाँ पे बराबर हो गया क्लोरीन। लेकिन अगर यहाँ पे सोडियम भी साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, तो सोडियम भी साथ में साथ क्या हो गया, 2। चूँकि 2 से गुना किए तो इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ, तो सोडियम 2 से गुना हुआ। अब सोडियम इधर कहाँ है, तो इधर भी सोडियम को 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 किए। अब देखिए दोनों तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर सोडियम का 2 अणु हो गया, यहाँ पर सोडियम का 2 अणु है। क्लोरीन का यहाँ देखिए 2 अणु है, यहाँ पर भी क्लोरीन का कितना है, 2 अणु, बराबर हो रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 अणु है, तो हाइड्रोजन का भी यहाँ पर 2 अणु था। ये बैलेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया में। मैग्नीशियम का लेते हैं। अगर हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, मैग्नीशियम धातु को इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा। H2 का मतलब हो गया गैस, ठीक है, गैस निकालेगा। ये निर्माण कर रहा है। इसको भी थोड़ा बैलेंस करके सिखाते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो छोटा धातु होता है, छोटा जो होगा अणु, छोटा जो एलिमेंट होगा उसको सबसे पहले करेंगे हम लोग बराबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु है, तो हाइड्रोजन इधर भी देखना कि राइट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इधर भी हमको 2, हाइड्रोजन जहाँ पे होगा वहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इधर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर हम, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर हम 2 से गुना किए, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब हो गया, देखिए हाइड्रोजन को 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन साथ में साथ क्लोरीन भी 2 हो गया। तो क्लोरीन जब 2 हो गया तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 पहले से था, यानी हाइड्रोजन भी साथ में साथ हो गया बैलेंस, और क्लोरीन यहाँ पे 2 पहले से है, अभी जो गुना किए उसमें भी 2 हो गया, यानी इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस, यहाँ पर भी दोनों बैलेंस। अब बच गया मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इधर भी देखिए, मैग्नीशियम कुछ नहीं है, यानी एक अणु है, इधर भी मैग्नीशियम कुछ नहीं, एक अणु है, यानी एक है तो बराबर है। तो मैग्नीशियम बराबर हो गया 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बराबर हो गया ना। चलिए अब पिछले बार हम बताएं कि अगर सोडियम और मैग्नीशियम जो तनु अम्ल के साथ काफ़ी तेज़ी और गति से विक्रिया करता है। इसको हम बताए थे कि सोडियम और पोटेशियम को बोले थे कि केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, उसी प्रकार ये जो है सोडियम और मैग्नीशियम जो है दोनों, ये है तनु अम्ल के साथ काफ़ी तेज गति से अभिक्रिया करता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि हाँ, धातु को जब क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। हम लोग देख लिए कि धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है,
पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं जल के साथ तो क्या होता है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। आप देखते हैं कि क्षारक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक, चलिए अब क्षारक के साथ अभिक्रिया देखते हैं। क्षारक के साथ में जो होता है, अधिकांश धातु में क्षारक के जो है क्षारक वो अभिक्रिया करती ही नहीं है। अधिकांश धातुएं जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु जैसे कुछ लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, ये सब अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। यानी मैक्सिमम जो धातुएं हैं, मैक्सिमम धातुएं क्या करती है, वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो जैसे कि लेड हो गया, यानी कि शीशा, एल्युमिनियम हो गया और जस्ता, ये सब कुछ धातुएं जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है, सॉल्ट का निर्माण करते हैं। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस सब में मुक्त कर रही है, देख रहे हैं ध्यान से हम लोग, हाइड्रोजन गैस सब में निकल रहा है। और ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है तब भी लवण का निर्माण कर रहा है, और क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब भी लवण का निर्माण कर रहा है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में NaOH प्लस Zn, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH को जब Zn का मतलब होता है जिंक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये निर्माण करेगा Na2ZnO2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा बाहर। ठीक है, इसको अगर हमको बैलेंस करना है तो इसको देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले छोटा वाला बैलेंस करते हैं। छोटा में क्या है, सिंगल में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, इधर हाइड्रोजन खोजिए, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 इधर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा बराबर। लेकिन अगर इसको हाइड्रोजन को बराबर किए तो हाइड्रोजन के साथ साथ सोडियम का यहाँ पर भी 2 गुना हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया, यानी कि सोडियम को 2 अणु बढ़ गया और ऑक्सीजन को 2 अणु बढ़ गया। तो इधर भी हमको देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो करना पड़ेगा, और है तो फिर छोड़ देंगे। तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर देखिए सोडियम का 2 अणु ऑलरेडी पहले से है। अच्छा, ऑक्सीजन का 2 अणु हो गया, ऑक्सीजन का देखिए 2 अणु पहले से है। अच्छा, जिंक जो है 1 अणु है जिंक का। हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, धातुओं का पढ़ लिए। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में देखें कि उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए थे हम लोग, देखे थे, फिर जल के साथ देखे थे, फिर अम्ल के साथ देखे थे और क्षारक के साथ देखे थे। अब देखिए अधातु को हम लोग रासायनिक गुण के बारे में देखें तो इसमें अधातु का भी हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे अधातुओं का, तो ऑक्सीजन के साथ इसको देखते हैं। तो अधातुएं भी जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। जिस प्रकार धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता था, इसी प्रकार अधातु जो है अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। और ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं ये? अम्लीय होते हैं। अधातु में हम लोग जानते थे कि ये क्षारीय होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा और ये अम्लीय प्रकृति का होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कार्बन। अगर हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो C हो गया अधातु और ऑक्सीजन हो गया O2। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो CO2 बनेगा। ठीक, अब कुछ देखते हैं हम, नोट में है लिखा हुआ कि एक सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर तेज़ी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सफ़ेद फास्फोरस होता है एगो सफ़ेद रंग का, ठीक है, उसको जो है पानी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये जो है कमरे के तापमान पर बहुत तेज़ी गति से अभिक्रिया करता है और यह ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि फास्फोरस P4, अगर जो सफ़ेद फास्फोरस का फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है P4, इसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो P2O5 का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि वह सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह कमरे के तापमान पर बहुत तेज़ी गति से प्रतिक्रिया करता है और ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, अब अधातु को देखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो धातु का भी जल के साथ देखें तो अधातु का भी देखते हैं कि अधातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो अधिकांश जो अधातुएं जो होता है कि जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। अधिकांश अधातु जो होता है वो जल के साथ प्रतिक्रिया करता ही नहीं है। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है।
जो अधातुएं जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाता है। क्लोरीन भी जो है जल में घुल जाता है और अम्लीय घोल का निर्माण करता है। अब ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे, इसमें कुछ धातु अधातु का उपयोग के बारे में देखना है, वो किताब के लास्ट में दिया हुआ है। और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में अगर बोलिएगा तो क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यह धातु अधातु चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर इसमें से किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसका समस्या का समाधान करने का अवश्य प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि दूसरे लोगों के साथ भी फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।